आदरणीय दर्शकों, इंडिया वर्ल्ड न्यूज कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रोहन हूं। देवियों और सज्जनों, रूस के पास ओरेशनिक से भी ज्यादा भयावह हथियार है। पिछले सप्ताहांत कूटनीतिक मोर्चे पर रूस के पक्ष में हुए घटनाक्रमों की एक श्रृंखला के बाद आज हम आगे यह देखेंगे कि मैदान ए जंग पर क्या हो रहा है। खास तौर पर यूक्रेन के पीछे के इलाकों पर रूस के हमले कीव और पश्चिम की युद्ध योजना पर क्या असर डाल रहे हैं। आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराते, अब आगे है विस्तृत सामग्री। ओडेसा जल उठा, यूक्रेन को अब बंदरगाह की जरूरत नहीं। यारे, अब बंदरगाह की जरूरत नहीं, सुनकर तो लगता है सामान खुद तैरकर गोदाम में चला जाएगा। पिछले 24 घंटों में ओरिएंको चैनल ने बताया कि रूस माइनेक्रेट में रक्षा ठिकानों को हटाता जा रहा है। घेरा काफी हद तक सिमट गया है। इस शहर की स्थिति हर घंटे बिगड़ रही है। रूसी सेना आसपास के क्षेत्र को संकुचित करना शुरू कर चुकी है, धीरे धीरे केंद्र के करीब बढ़ रही है और यूक्रेनी रक्षा बलों की गतिशीलता तथा निकलने के विकल्पों को सीमित कर रही है। पास के पोक्रोव्स्क शहर में लोगों ने एक दिलचस्प दृश्य देखा। रूसी सैनिक घोड़ों पर सवार होकर मोर्चे पर गए और यह यूक्रेन युद्ध में पहली बार है जब घुड़सवार सेना रणभूमि पर दिखाई दी। रूस के घुड़सवार चुनने की वजह है बड़ी हद तक इसलिए कि दोनों पक्षों की मुख्य आक्रामक पद्धति अब छोटे पैमाने की पैदल सेना के हमलों पर निर्भर है। ड्रोन बहुत जल्दी बख्तरबंद और मोटर चालित वाहनों को नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पैदल सैनिक जितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं, उनके बचने की संभावना उतनी ही बढ़ती है। इसी उद्देश्य से रूसियों ने और उसके बाद यूक्रेनी बलों ने भी मोटरसाइकिलों का उपयोग शुरू किया और अब घुड़सवार भी रणभूमि पर दिखाई देने लगे हैं। फिलहाल केवल रूसी ही परिवहन के साधन के रूप में घोड़ों का उपयोग कर रहे हैं। इस समय केंद्र बिंदु अग्रिम मोर्चे की लड़ाइयां नहीं, बल्कि ओडेसा के पीछे का इलाका है। रसद, ऊर्जा और बंदरगाह ढांचे पर हमले जारी हैं। एक सप्ताह से अधिक समय से रूसी विमान और मिसाइल बल ओडेसा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे पर लगातार विनाशकारी हमले कर रहे हैं। हमलों का पैमाना और घनत्व इतना बड़ा है कि अनुभवी युद्ध संवाददाता भी हैरान रह गए हैं। 14 दिसंबर की रात शुरू हुए हवाई हमलों ने ओडेसा क्षेत्र की ऊर्जा प्रणाली को एक भारी झटका दिया। अगले 2 दिनों में रूस ने यूएवी और इस्कंदर मिसाइलों का उपयोग करके लगभग 30 विद्युत उपकेंद्र नष्ट किए, जिससे ओडेसा क्षेत्र और माइकोलाइव क्षेत्र के एक हिस्से में कई दिनों तक बिजली गुल रही। साथ ही अहम पुलों पर हमलों की एक श्रृंखला चलाई गई, जिनके जरिए रोमानिया और मोल्दोवा से माल ओडेसा क्षेत्र होकर यूक्रेन के अंदरूनी हिस्सों में जाता है। 14 दिसंबर की रात जातोका में रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण पुल पर यूएवी और एफएबी ग्लाइड बमों से हमला किया गया। 20 दिसंबर को यूक्रेन ने क्षतिग्रस्त स्थायी पुल के विकल्प के रूप में मायाकी गांव के पास एक पोंटून पुल बनाया, लेकिन यह पोंटून पुल भी लगभग तुरंत ही निशाना बन गया। सासुगा अस्थायी समाधान बनाया ही था कि लक्ष्य बनने की औपचारिकता भी पूरी हो गई। 22 दिसंबर की रात रूस ने ओडेसा क्षेत्र के पीवदेन्नी बंदरगाह पर फिर हमला किया, जिससे आटे और वनस्पति तेल वाले 30 कंटेनर जल उठे। इन हमलों की तीव्रता और बेरोक प्रकृति ने सैन्य विशेषज्ञों को भी चौंका दिया है। वास्तविकता यह है कि रूस ओडेसा के साथ जो कर रहा है, उससे लगता है कि वह यूक्रेन को समुद्री व्यापार मार्गों से काट देना चाहता है। दिसंबर की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा रूस के छाया तेल टैंकरों पर यूएवी हमलों की एक श्रृंखला के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि इस समुद्री डकैती के जवाब में सबसे कठोर प्रतिक्रिया यूक्रेन को काला सागर से काट देना होगी। रूस उस लक्ष्य को पाने के 2 तरीके अपना सकता है। सबसे स्पष्ट तरीका यह है कि वह नौसैनिक नाकाबंदी स्थापित करने की कोशिश करे, बंदरगाहों के प्रवेश मार्गों पर बारूदी सुरंगें हटाए और लंगर डाले या घाट पर लगे जहाजों पर हमला करे।
लेकिन इस परिदृश्य के लिए एक शक्तिशाली नौसेना चाहिए और यह निश्चित रूप से विदेशी जहाज मालिकों के साथ तनाव पैदा करेगा। रूस स्वयं भी संघर्ष को तीसरे देशों तक फैलने से बचाना चाहता है, इसलिए दूसरा विकल्प चुना गया, विरोधी के बंदरगाहों को पंगु बनाना। रूस के प्रतिशोधी हमले फिलहाल केवल 2 जहाजों पर केंद्रित रहे हैं, एक तुर्की का मालवाहक जहाज और एक यूक्रेनी तेल टैंकर, जब वह ओडेसा बंदरगाह से निकल रहा था। इन 2 प्रहारों के जरिए क्रेमलिन ने मानो जहाज मालिकों को यह संदेश दिया कि कीव के साथ व्यापार करने में जहाज खोने का जोखिम छिपा है। इन पुलों पर हमलों के कारण ओडेसा रेनी और ओडेसा चिशिनाव राजमार्ग पंगु हो गए। देश के दक्षिणी क्षेत्र ओडेसा से कट गए। नतीजतन दक्षिण के निवासी अब ओडेसा के मध्य क्षेत्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और रोमानिया तथा मोल्दोवा से आने वाले ट्रक केवल विन्नित्सिया और चेरनिव्त्सी क्षेत्रों के जरिए ही यूक्रेन में प्रवेश कर पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप यूक्रेन की डेन्यूब नदी के बंदरगाहों तक पहुंच कम हो गई, जो कृषि निर्यात के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही रोमानिया से ईंधन का आयात भी बाधित हुआ। डेन्यूब नदी के बंदरगाह और रोमानिया से होने वाली आपूर्ति यूक्रेन की ईंधन आवश्यकता का लगभग 60% पूरा करती है। इस जीवन रेखा जैसी परिवहन धुरी में बाधा कीव के नियंत्रण वाले पूरे क्षेत्र पर असर डालेगी। परिवहन बुनियादी ढांचे पर हमलों के साथ साथ गोदामों और प्रमुख उद्यमों को नष्ट करना भी शामिल रहा। विशेष रूप से यूजनी पिवदेनी बंदरगाह पर तेल भंडारण सुविधा पर हमला हुआ। काला सागर की तेल निष्कर्षण इकाई ओसी का भी वही हश्र हुआ। तेल युद्ध में लगे किसी भी देश के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण कच्चा माल है और वनस्पति तेल यूक्रेन के प्रमुख निर्यात उत्पादों में से एक है। कुल मिलाकर ओडेसा केंद्रित रसद पर हमले केवल अस्थायी रूप से बंदरगाह संचालन को ठप करने या अलग अलग खेपों को नष्ट करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की अहम कड़ियों को तोड़ना है, ताकि बड़े पैमाने पर पुनर्स्थापन कार्यों के बिना पूरे क्षेत्र में समुद्री और नदी बंदरगाहों का उपयोग व्यावहारिक रूप से असंभव हो जाए। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ओडेसा परिवहन केंद्र का विनाश पूरे यूक्रेन में व्यापक और गहरे प्रभाव पैदा करेगा। ईंधन परिवहन में व्यवधान से अधिकांश वस्तुओं, भोजन सहित की कीमतें बढ़ेंगी। कीव द्वारा प्रशासनिक उपायों से कीमतें नियंत्रित करने के प्रयास पेट्रोल पंपों पर तुरंत ईंधन की कमी पैदा कर सकते हैं। एक और उतनी ही कठिन समस्या यह है कि ओडेसा पर हमलों के चलते समुद्री बंदरगाहों के जरिए यूक्रेन के माल का निर्यात लगभग असंभव हो जाता है। रेल परिवहन और खासकर सड़क परिवहन भी इस जरूरत को पूरा नहीं कर सकते और अंततः आर्थिक रसद श्रृंखला के टूटने से कीव के लिए काला सागर में मानव रहित नौकाओं का उपयोग कर हमले करना और कठिन हो जाएगा। ओडेसा के इस समय शीर्ष लक्ष्य बनने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि क्रीमिया पर हमला करने वाले यूक्रेन के सभी यूएवी वहीं से और कभी कभी माइकोलाइव से भी रवाना होते हैं। संक्षेप में, ओडेसा क्षेत्र पर केंद्रित यह हमला अभियान पूरे यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर गंभीर परिणाम डालेगा। अग्रिम मोर्चे पर ईंधन की तीव्र कमी से लेकर कीव की विदेशी मुद्रा आय में भारी गिरावट तक, जिसका लगभग पूरा हिस्सा हथियार खरीदने और यूक्रेनी बलों की सैन्य गतिविधियों का खर्च उठाने में लगाया जाता है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमलों का पैमाना बेहद बड़ा होने के बावजूद वे सभी औद्योगिक लक्ष्यों, बुनियादी ढांचे और रसद पर केंद्रित हैं। आम नागरिक, ऊंची आवासीय इमारतें और यहां तक कि निजी इलाकों पर भी रूस की मिसाइलों और ड्रोन का कोई असर नहीं पड़ा है। रूस के पास ओरेशनिक से भी ज्यादा भयावह एक हथियार है जिससे वह ओडेसा पर हमला कर सकता है। ऐसे समय में जब ओडेसा पर लगातार और अभूतपूर्व हमले हो रहे हैं,
रॉयटर्स ने नाटो के यूक्रेन सहायता मिशन के उप समन्वयक जनरल मार्क केलर के हवाले से बताया कि यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आई है। कई यूरोपीय देश वास्तव में वित्तीय सहायता में योगदान दे रहे हैं और 2025 में कीव तक लगभग 2,20,000 टन सैन्य सहायता पहुंचा चुके हैं, जो लगभग 9,000 ट्रकों, 1,800 रेल डिब्बों और 500 मालवाहक विमानों के बराबर है। ये विमान 2025 में हथियारों, गोला बारूद और अन्य सामग्री से भरे हुए थे। जनरल के अनुसार ये आंकड़े कभी भी पर्याप्त नहीं होते, लेकिन कम से कम इतना जरूर है कि यूक्रेन युद्ध जारी रख सके। लेकिन सैन्य सहायता की घोषणाओं में निर्णायक तत्व संख्याएं नहीं होंगी। 2,20,000 टन हथियार और उपकरण सुनने में काफी प्रभावशाली लगते हैं, मगर सैन्य दृष्टि से मूल समस्या यहां रसद की निरंतरता है। जनरल केलर का रॉयटर्स द्वारा उद्धृत बयान खास तौर पर इसलिए ध्यान खींचता है क्योंकि यूक्रेन को युद्ध जारी रखने के लिए पर्याप्त जैसे शब्द प्रयोग ने यूक्रेन की युद्ध क्षमता के प्रति नाटो की अपेक्षाओं के बहुत कम स्तर को उजागर कर दिया। सासुगा जारी रखने के लिए पर्याप्त, यह तो परीक्षा से पहले दी जाने वाली हौसला अफजाई जैसा लगता है, न कि कोई निर्णायक मोड़ लाने की योजना। मुद्दा यह है कि यूरोप के नाटो सदस्य यूक्रेन की मदद इसलिए नहीं कर रहे कि उसकी सेना युद्ध क्षेत्र में कोई निर्णायक मोड़ या निर्णायक बढ़त बना सके, बल्कि केवल इतनी कि वह अग्रिम मोर्चा संभाले रखे और रूस के पीछे तक किए जाने वाले गहरे हमलों से अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा कर सके। जनरल केलर द्वारा हथियार सहायता की मात्रा को 2,20,000 टन की एक विशाल सैन्य खेप के रूप में विमानों, ट्रकों, रेलगाड़ियों से ढोए जाने के रूप में दिखाना सब कुछ केवल संचार प्रचार के लिए है, कर देने वाले नागरिकों और यूरोपीय सहयोगियों को बहलाने के लिए है। जबकि युद्ध केवल बड़ी संख्या में हथियारों से नहीं जीता जाता, बल्कि विशिष्ट प्रणालियों के संयोजन, तैनाती के समय, प्रशिक्षण और नुकसान की भरपाई की क्षमता से जीता जाता है। जनरल केलर द्वारा बताए गए वे हथियार जिनकी यूक्रेन को इस समय सबसे अधिक आवश्यकता है, वे भी बहुत अर्थपूर्ण हैं। वायु रक्षा, तोपखाना, टैंक रोधी बारूदी सुरंगें, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और लंबी दूरी के आक्रमणकारी हथियार। यह एक ऐसी किट है जो रक्षा और प्रतिरोधक क्षमता के लिए है, न कि गतिशील आक्रमण अभियानों के लिए। यह पैकेज दिखाता है कि यूरोप रूस के आक्रामक अभियानों की लागत बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है और साथ ही यूक्रेन को मौजूदा स्थिति बनाए रखने में मदद कर रहा है, न कि अल्पावधि में युद्ध की दिशा को जड़ से बदलने के लिए समर्थन दे रहा है। इस तरह यूरोप के नाटो सदस्य दीर्घकाल में यूक्रेन को समर्थन देने की क्षमता दिखाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने लक्ष्य ढांचा भी काफी सीमित रखा है। यह सहायता मोर्चा टूटने से रोकने और युद्ध को जारी रखने के लिए पर्याप्त है, मगर यह युद्ध क्षेत्र में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू पैदा करने में सक्षम नहीं है। यह बयान उस समय यह साबित करने जैसा है कि नाटो तब भी यूक्रेन को लगातार सहायता दे रहा है जब ट्रंप प्रशासन सहायता रोक देता है और रूस युद्ध क्षेत्र में बढ़त बना रहा है। लेकिन इससे भी अधिक दिलचस्प यह है कि जनरल केलर ने यह बात ऐसे समय कही जब पश्चिमी मीडिया में यह चर्चा थी कि रूस एक नई इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, जिसे विस्तारित रेंज के कारण इस्कंदर 1,000 कहा जा रहा है, जिसकी मारक दूरी 1,000 किलोमीटर तक हो सकती है और जो यूरोपीय राजधानियों को निशाना बनाने में सक्षम है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि जिन हालिया प्रक्षेपणों की रिपोर्ट यूक्रेनी बलों ने दी है, वे रूस के रोस्तोव क्षेत्र से किए गए थे, जबकि लक्ष्य ओडेसा क्षेत्र में बहुत दूर था। यदि यह खबर सच है तो अगले कदमों के लिए इसका महत्व कम करके नहीं आंका जा सकता। इस्कंदर एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल श्रृंखला है
जिसे रूस उपयोग करता है और अन्य देशों को निर्यात भी करता है। इसकी गति 2100 से 2600 मीटर प्रति सेकंड तक बेहद तेज होती है, जिससे यह अत्यंत खतरनाक बन जाती है क्योंकि इसे रोकना बहुत कठिन है और चेतावनियां अक्सर बहुत देर से मिलती हैं। यारे अर्ली वार्निंग अगर जल्दी होकर भी देर हो जाए तो वही असली झुंझलाहट है। इसके अंदर श्रृंखला में दो सामान्य प्रकार हैं, एम और के। एम मुख्यतः बैलिस्टिक मिसाइल परिवर्तनीय प्रक्षेपपट है, जबकि के क्रूजर्स मिसाइल है। इसके अलावा ए समूह निर्यात के लिए छोटी दूरी की मिसाइलें हैं। मॉडल के अनुसार इस्कंदर विभिन्न प्रकार के वारहेड इस्तेमाल कर सकता है, जैसे क्लस्टर वारहेड, परमाणु वारहेड, कवच भेदी वारहेड और थर्मोबारिक वारहेड। नई इस्कंदर 1000 मिसाइल एम श्रेणी का एक रूपांतर है। ब्रिटेन के रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट रूसी के अनुसार यह पुराने रूपांतरों के सुधार का परिणाम है और इसे वर्ष की शुरुआत से ही यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। चिंता की बात यह है कि नाटो की टोही प्रणालियां इस्कंदर 1000 का पता लगाने में बहुत मददगार नहीं होंगी। अमेरिका के HBTES और PWSA उपग्रह 500 किलोमीटर की दूरी पर किए गए इस्कंदर एम प्रक्षेपण और 1000 किलोमीटर की दूरी वाले प्रक्षेपण में अंतर नहीं कर सकते। इससे भी अधिक खतरनाक यह है कि जब इस्कंदर लक्ष्य की ओर उड़ रहा होगा तो विरोधी को पूरे पीछे के ऑपरेशनल क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिससे उसकी वायु रक्षा प्रणालियों की वास्तविक तैनाती और स्थान उजागर हो सकते हैं और वे इस्कंदर के लिए आसान शिकार बन सकते हैं। नाटो के लिए एक और चिंताजनक सूचना यह है कि रूस के लीक हुए दस्तावेजों से यह पता चला है कि ये मिसाइलें परीक्षण चरण में नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर उत्पादन में है। मॉस्को में रूसी जनरल की हत्या ने एक बेहद खतरनाक भूमिगत युद्ध क्षेत्र को उजागर किया। जब रूस युद्ध क्षेत्र में बढ़त बनाता जा रहा है और वार्ता गतिविधियां यूक्रेन के क्षेत्रीय मुद्दों पर अड़ियल रुख के कारण अभी भी ठप हैं, तब कल सुबह 22 दिसंबर को मॉस्को के दक्षिण में कार बम विस्फोट ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को झकझोर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल फानिन सावरोव रूसी जनरल स्टाफ के अंतर्गत युद्ध प्रशिक्षण निदेशालय के चीफ ऑफ स्टाफ उस विस्फोटक उपकरण से मारे गए जो पहले से उनकी कार के नीचे लगाया गया था। यह सावधानी से नियोजित हत्या रूसी उच्च स्तरीय सैन्य अधिकारियों पर व्यवस्थित हमलों में एक नए शिखर को दर्शाती है। रूस की जांच समिति ने कहा है कि वे यह आकलन कर रहे हैं कि क्या यूक्रेनी खुफिया एजेंसियां इस घटना से जुड़ी हैं। यूक्रेन ने रूस के भीतर इसी तरह के हमलों को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। फिलहाल यूक्रेन की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूसी सैन्य नेतृत्व को निशाना बनाने वाली ये हत्याएं अब अधिकाधिक मनोवैज्ञानिक युद्ध या सैन्य नेतृत्व उच्छेदन की साजिश के रूप में समझी जा रही हैं। पिछले लगभग 4 वर्षों में रूसी जनरलों और राजनेताओं को निशाना बनाने वाली हत्याओं ने दिखा दिया है कि यह योजना व्यवस्थित है और चरणबद्ध ढंग से चलती है। इसमें 4 लक्ष्य समूह शामिल हैं। शीर्ष सैन्य कमांडर, वे लोग जो रूसी सेना के साथ सहयोग करते हैं, टिप्पणीकार और युद्ध संवाददाता, और अंत में रूस में रहने वाले यूक्रेनी निर्वासित। इन हत्याओं में उच्च स्तर की पेशेवर दक्षता भी दिखती है। कार बम उपहार के रूप में छिपाकर लगाए गए बम और स्नाइपिंग जैसी रणनीतियां ऐसी हत्याओं के गहरे परिणाम हैं। पहला, पर्यवेक्षकों का मानना है कि रूसी सेना के खिलाफ ये हत्याएं अब धीरे धीरे सिर काटने की रणनीति के रूप में समझी जा रही हैं। कमांड श्रृंखला को लगातार बाधित करना और लंबे समय तक अनुभवी वरिष्ठ कमांडरों को चुन चुनकर हटाकर विशेषज्ञता के बीच में हस्तांतरण को रोकना। ये जनरल केवल व्यक्ति नहीं होते बल्कि युद्ध क्षेत्र के अनुभव, सैनिकों से परिचय और
रणनीतिक प्रणालियों की समझ का संगम होते हैं। उनका नुकसान अल्पकाल में भर पाना बहुत कठिन है। दूसरा, ये कार्रवाइयां एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक युद्ध प्रभाव पैदा करती हैं। यदि मॉस्को जैसी राजधानी में भी रूसी शीर्ष जनरलों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती, तो यह पूरे रूसी प्रशासनिक ढांचे में भय फैलाने का कारण बन सकता है। यह मानसिक दबाव अधिकारियों को अपने पेशेवर काम के बजाय व्यक्तिगत सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने के लिए मजबूर कर सकता है। तीसरा, यह ऑपरेशन विरोधी खुफिया एजेंसियों की घुसपैठ और कार्रवाई क्षमता को साबित करते हैं। रूस के भीतर गहराई में जटिल हमले करने की क्षमता, जिसके लिए बड़े खुफिया नेटवर्क की आवश्यकता होती है, ऐसे विश्वसनीय स्लीपर और संपर्क जिनके पास उच्च तकनीकी विशेषज्ञता हो, इस क्षमता का प्रदर्शन स्वयं में रूस के लिए एक निवारक कारक बन जाता है, क्योंकि इससे रूसी उच्च सैन्य कमांडरों को निशाना बनाने की मंशा दिखाई देती है। यदि निशाना बनाए गए लोगों की सूची को ध्यान से देखें तो निष्कर्ष निकलता है कि यह केवल ऊंचे रैंक वालों का शिकार अभियान नहीं, बल्कि रूसी सैन्य तंत्र के भीतर विशिष्ट विशेषज्ञ इकाइयों के कमांडरों पर व्यवस्थित हमला है। समझना चाहिए कि आधुनिक सेना मध्ययुगीन सेना जैसी नहीं होती। मध्य युग में किसी कमांडर की मौत से युद्ध का परिणाम तय हो सकता था, लेकिन आधुनिक युद्ध में एक ब्रिगेड, यहां तक कि किसी कोर के कमांडर की मृत्यु भी कठिनाई के बावजूद अपेक्षाकृत जल्दी बदली जा सकती है। इसलिए यूक्रेन जिन लोगों को निशाना बना रहा है, उनका मूल्य केवल कमान संभालने में नहीं, बल्कि उनकी विशेषज्ञ जानकारी में है। उन्हें बदलना कठिन है, क्योंकि उनके हाथ में पद नहीं, बल्कि पेशेवर विशेषज्ञता की शक्ति है। ध्यान दें कि इस वर्ष अप्रैल में जनरल फानिन सावरोव की हत्या से पहले भी एक समान कार बम हमले में जनरल यारोस्लाव मोस्कालिक, जनरल स्टाफ के मुख्य संचालन निदेशालय के उप चीफ ऑफ स्टाफ, मारे गए थे। पिछले वर्ष दिसंबर में लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव, जो विकिरण, रासायनिक और जैविक सुरक्षा बलों के कमांडर थे, भी मॉस्को में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर लगाए गए बम से मारे गए थे। इन 3 लेफ्टिनेंट जनरलों की हत्याएं एक वर्ष के भीतर रूस की धरती पर हुई और उन व्यक्तियों को निशाना बनाया गया जिनकी क्षमता मूलभूत थी। यह दर्शाता है कि लक्ष्य चयन 3 मानदंडों पर आधारित था। पहला, सेना में ऊंचा दर्जा, गहरी विशेषज्ञता और तकनीक या राजनीति के संवेदनशील क्षेत्रों में काम। ये मीडिया स्टंट नहीं है, बल्कि रूसी सेना के प्रशासनिक गुणवत्ता पर प्रहार हैं। यह रणनीति युद्ध रेखा पर तुरंत परिणाम नहीं देती, न ही एक सप्ताह में पतन या युद्ध की दिशा में कोई नाटकीय बदलाव लाती है, लेकिन लंबी अवधि में यह रूसी कमांड सिस्टम के भीतर बौद्धिक घनत्व को धीरे धीरे बदल देती है। ऐसी मुहिमें अक्सर लंबे संघर्षों में देखी जाती हैं, जहां लक्ष्य त्वरित सैन्य विजय नहीं, बल्कि शत्रु का क्रमिक क्षरण होता है। यदि बल प्रयोग से स्थिति को जल्दी पलटना संभव न हो, तो उनके पास एक ही विकल्प बचता है: संगठनात्मक, मनोवैज्ञानिक और संस्थागत स्तर पर विरोधी के लिए युद्ध को अधिक कठिन बनाना। यह तर्क कीव की वर्तमान स्थिति के अनुकूल बैठता है, जहां यूक्रेन युद्ध स्थितियों को पलट नहीं पा रहा और रूस को क्षीण करने के लिए असममित हमलों का सहारा ले रहा है। फिर भी इस प्रकार की हत्याएं अंतर्राष्ट्रीय कानून और युद्ध नैतिकता पर बहस को हवा देती हैं। कानूनी दृष्टि से युद्ध काल में शत्रु सैनिकों के विरुद्ध कार्रवाई अक्सर वैध मानी जाती है, लेकिन शत्रु के क्षेत्र के भीतर गहराई में, खासकर रिहायशी इलाकों में की गई हत्याएं अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के सिद्धांतों पर प्रश्न उठाती हैं। यद्यपि यूक्रेन यह तर्क दे सकता है कि उसकी हत्याएं युद्ध अपराधियों को निशाना बनाती हैं, फिर भी यह कानूनी विवाद बना रहता है। सामान्यतः
अंतर्राष्ट्रीय कानून युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही तय करने की मांग न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से करता है, न कि हत्या के माध्यम से। पत्रकारों या राजनेताओं की हत्या तो कानूनी और नैतिक दृष्टि से और भी अधिक विवादास्पद है। सेंट पीटर्सबर्ग में मई 2023 में एक कैफे में हुए बम धमाके में प्रसिद्ध पत्रकार और युद्ध संवाददाता व्लादिलेन तातार्स्की की मौत हो गई। यह विस्फोट एक भाषण कार्यक्रम के दौरान हुआ, जिसमें लगभग 20 लोग घायल हुए, जिनमें 6 गंभीर रूप से घायल थे। इससे भी पहले 2022 में दारिया दुगीना एक कार बम हमले में मारी गईं। संभावना है कि लक्ष्य उनके पिता, प्रसिद्ध राजनीतिक टिप्पणीकार अलेक्जेंडर दुगीन थे, जिन्हें अक्सर पुतिन का सहयोगी कहा जाता है। यद्यपि ये व्यक्ति रूस के युद्ध का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन वे सीधे लड़ाई में शामिल नहीं थे। उनकी हत्या को सीमा पार करना और आतंकवाद की श्रेणी में आना माना जा सकता है। कल 22 दिसंबर को रूसी मीडिया ने टिप्पणी की कि लेफ्टिनेंट जनरल फानिन सावरोव की जान लेने वाला यह आतंकवादी हमला कोई अलग थलग घटना नहीं है। उसने दावा किया कि कीव प्रशासन आतंकवाद के रास्ते पर उतर चुका है। रूसी टिप्पणीकारों ने चेतावनी दी कि क्रेमलिन सावरोव की मौत के बाद उचित प्रतिशोध करेगा। वर्तमान रुझान के अनुसार यह गुप्त युद्ध और अधिक बढ़ सकता है। रूस भी इसी तरह की जवाबी कार्रवाइयां कर सकता है, जैसे यूक्रेन के शीर्ष अधिकारियों को निशाना बनाना, और इससे परस्पर हत्याओं का एक दुष्चक्र बन सकता है। और आज की हमारी टिप्पणी यहीं समाप्त होती है। इस एपिसोड का प्रसारण यहीं समाप्त होता है। मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे अपने बहुमूल्य सुझाव और प्रतिक्रियाएं अवश्य साझा करें। आपके सहयोग और समर्थन के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।